students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back with another lecture of chemical kinetics. Student, as you know, we have started chemical kinetics and we have completed one lecture. In first lecture of chemical kinetics, we have talked about rate of a reaction, and in that we have seen there are two ways through which rate of reaction can be calculated. First one is your average rate of reaction and second one is your instantaneous rate of reaction. Now beta, as we are moving ahead, let me first tell you this chapter will throughout talk about rate of reaction only. So now when we are talking about a rate of a reaction, there is a very important factor that affects the rate of a reaction, and that is concentration of a reactant. अगर आपने रिएक्शन किया है और रिएक्शन को करते वक्त जो रिएक्टेंट लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे या उसका कॉन्सेंट्रेशन घटा दोगे तो आपके रिएक्शन में कैसा इम्पैक्ट आएगा? क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा या आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा? इसके बारे में आपने क्लास 11 में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था एंड विच इज़ नोन एज अ लॉ ऑफ मास एक्शन. स्टूडेंट, मैं उसका एक छोटा सा ग्लिम्स आपको बता रही हूँ. आपने एक रिएक्टेंट लिया था ए प्लस बी और वो आपको दे रहा था कोई प्रोडक्ट. लेट अस नॉट टॉक अबाउट प्रोडक्ट मच. तो जब तुमने लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा तो तुमने बोला रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और उसका कॉन्सेंट्रेशन उसके पावर में बी और उसका कॉन्सेंट्रेशन उसके पावर में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमेशा पावर में जाएगा. अब जब हम केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्टली टेल यू, जो लॉ ऑफ मास एक्शन आप क्लास 11 में पढ़ रहे थे या जो आप पढ़ के आए हो बच्चा कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा पावर में रेज होगा, ऐसा नहीं है. बहुत कम रिएक्शंस हैं जो इस बात को फॉलो करते हैं. देखेंगे बेटा कि रेट ऑफ अ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है. ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस जो है हमने नेचर में देखा है जहाँ पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो समटाइम योर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एंड समटाइम योर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज. समटाइम इट इंक्रीजेज बाय 2 times, समटाइम इट इंक्रीजेज बाय 4 times, समटाइम इट बिकम्स हाफ, वॉट एवर इट इज़ गिवन. तो पहले तो जो तुम्हारा लॉ ऑफ मास एक्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. अब हम जो बेटा आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम अपने रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को और उसके कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे. ऐसा हम क्लास 11 में पढ़ चुके थे बट वो करेक्ट नहीं है, हर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो अब हम क्लास 12 में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. इस टॉपिक को बोला जाता है, जो रिलेशन बताएगा रेट ऑफ अ रिएक्शन में और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन में, उसे बोला जाएगा रेट लॉ. बेटा हम रेट लॉ पढ़ने वाले हैं, इसे बोला जाता है रेट लॉ. रेट लॉ टेल्स अबाउट द रेट ऑफ अ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. रिएक्टेंट का तुम कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करोगे तो तुम्हारे रेट ऑफ अ रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तुमको रेट लॉ बताता है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिखा है, देखो, रेट ऑफ अ रिएक्शन at a given temperature for given instant of time depend on the concentration of a reactant. किसी भी रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी, पहली चीज़ तो ये उसके रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है और दूसरी चीज़ ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है. ठीक है, आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना है. तो अभी इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी बेटा वो हमें रेट लॉ से मिलेगी. तो लेट अस स्टार्ट रेट लॉ. हम स्टार्ट करते हैं रेट लॉ के बारे में. तो रेट लॉ क्या है? तो रेट लॉ के बारे में आपको यही लिखना है, रिएक्टेंट और उसके कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ये रिलेशनशिप शो करता है. तो इसके लिए हम एक अपना रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं. वी आर गोइंग टू कंसीडर अ रिएक्शन. आप एक रिएक्शन को कंसीडर कर लो, राइट बच्चा. तो हम रिएक्शन में ले लेते हैं ए प्लस बी
बी और यहाँ पे मुझे मिल रहा है सी सी और यहाँ पे आ गया मेरा डी डी। ये मेरे पास पूरा रिएक्शन आ गया। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से तो कॉन्सेंट्रेशन उसके पावर पे आ जाता था, बट क्या ऐसा यहाँ पे भी होगा? लेट अस सी। मैंने यहाँ पे ए बी बी, बेटा यहाँ पे ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी, दे आर नथिंग बट स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब ये नंबर बता रहे। जैसे हम ले लेते हैं 2H2, तो ये स्मॉल ए तुम्हारा वही 2H2 है, राइट बेटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो क्या बोलता है, रेट लॉ के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सबसे पहले तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट ए और बी। अब लॉ ऑफ मास एक्शन में जो भी इसका स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता था इसके पावर में, और बी का स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके पावर में हम लिख देते थे। बट ये जो मैं लिख रही हूँ ना रेट ऑफ अ रिएक्शन में, ये रेट लॉ के टर्म्स में लिख रही हूँ। रेट लॉ बोलता है तुम्हारे ए के कॉन्सेंट्रेशन से तुम्हारे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये तुम ऐसे ही नहीं बोल सकते हो थियोरटिकली। यू हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ही तुमको पता चलेगा। अगर तुमने अपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि घटेगा। तो उसने इसके पावर पे दे दिया x और इसने b के पावर पे दे दिया y। बेटा उसने क्या बोला, a के पावर पे x और b के पावर पे y। हम x और y कब ले लेते हैं, जब हमें किसी भी वैल्यू के बारे में पता नहीं होता है तो वी टेक इट x y, तुम पावर में कुछ भी ले लो। यहाँ पे जो तुम्हारा x एंड y है आर unknown to us. They can be found by performing experiment. आप इसको तभी निकाल by performing experiment you can find out the values of x and y. तो पहली चीज़ एक बात याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। हर एक रिएक्टेंट का अपना अलग अलग नेचर होता है। कभी तुम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है, कभी कम हो सकता है। दिस इज़ व्हाट इट टेल्स यू। तो पहली चीज़ उसने लिखी, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के पावर पे x और b के पावर पे y। मतलब बोल रहा है x और y की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, इट मे चेंज। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं बेटा, तो हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को ना तुम्हारे बुक में यूजुअली स्मॉल आर सी भी रिप्रेजेंट किया गया है, या तुम कोई भी ले सकते हो, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं k ले लूँगी, a के पावर में आ गया मेरा x और b के पावर में आ गया मेरा y, और k इज़ नथिंग बट इट इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसके बारे में हमको पता है, राइट स्टूडेंट्स। तो व्हाट डज इट टेल्स यू बच्चा, whether your reaction is going to increase or it is going to decrease, it will depend, it will be known to us only by performing experiment. Let us write down. Effect of concentration on reactant can be known to us only after performing experiments. Only after performing experiment. It may
इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ये तुम्हारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और ये तुम्हारे रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकता है। अभी बेटा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की, तो जैसे कि अगर मेरे x की वैल्यू 1 आ गई और मेरे y की भी वैल्यू 1 आ गई, ये हम एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म करके लिखेंगे। x की वैल्यू 1 है और मेरे y की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो जब मुझे इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं क्या लिखने वाली हूँ, विच इज स्मॉल r। एक तो मेरा k आ जाएगा, a के पावर में मैंने लिख दिया 1 और b के पावर में मैंने लिख दिया 1। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की जब मुझे वैल्यू मिल गई x और y की, और ये वैल्यू मुझे कहाँ से मिली है, ये वैल्यू मुझे एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके मिली है। तो फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू, effect of concentration cannot be known theoretically, it has to be performed experimentally and then only you can calculate this kind of rate law। तो अभी बेटा देखो, अगर तुमको कुछ इसका बोला जाए, एक रिएक्शन दे देता है फॉर एन एग्जाम्पल 2H2O। ओके बच्चा, तुम्हारे पास 2H2O है और वो 2H2O तुमको आगे जाके 2H2O प्लस O2 दे देता है। दिस इज़ अ रिएक्शन। ओके, ये तुमको रिएक्शन, हम यहाँ पे पैरोक्साइड ले रहे हैं, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड था और उसने ब्रेक डाउन करके मुझे दे दिया 2H2O और यहाँ पे O2। ठीक है, अब बच्चा अगर तुमको इसका रेट लॉ लिखने बोले, इफ़ दे टेल यू टू राइट डाउन द रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन, how you are going to write down बच्चा, you are going to write down rate of reaction R is equals to K H2O2। अब क्या पावर में 2 आएगा बेटा, क्या पावर में 2 आएगा, नहीं, पावर में मुझे x लिखना पड़ेगा, आई हैव टू राइट डाउन x। तो वो तुमको कभी कभी इक्वेशन में बोलते हैं कि तुम्हारे x की वैल्यू, इफ़ x इज इक्वल्स टू 1, अगर तुम्हारे उसने बता दिया है कि जो x की वैल्यू है वो 1 है, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा K H2O2 और पावर में 1 आ गया। 1 का मतलब है अगर तुमने अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया भी है तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ नो चेंज ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन। बट वहीं अगर पावर में 2 आ जाता है या पावर में 4 आ जाता है, मतलब तुम्हारे तुमने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो तुम्हारे रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है। पावर में 1 आया मतलब नो चेंज। अगर यहीं पे 1/2 आ जाता, यहीं पे 1/2 आ जाता तो इसका मतलब होता कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से पहले जो भी तुम्हारा रिएक्शन का स्पीड था अब उसका क्या हो गया, आधा हो गया। और अगर यहीं पे 2 आ जाता मतलब 2 टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया एंड ऑल सच। तो ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, किसी भी रिएक्शन का वो आपको रेट लॉ लिखने बोलता है तो आपको पावर में x और पावर में y लगाना है, बिकॉज रेट लॉ कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। और फिर आपको ये याद रखना है, कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट के बीच में ऐसे ही थियोरेटिकली कोई रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं किया जा सकता है। इट कैन बी ओनली नोन टू अस बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू। फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं N2 प्लस 3H2 एंड इट विल गिव मी 2NH3। ऐसा आपको एक इक्वेशन दे दिया है और इस इक्वेशन का बोल रहा है बेटा कि रेट लॉ लिखो। ठीक है, ही इज टेलिंग यू टू राइट डाउन रेट लॉ। तो मैं स्मॉल r मेरा जो है इंडिकेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। N2 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और H2 को भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, राइट बेटा। जब तुम लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते थे, इसके इधर जो भी था वो इसके पावर में डाल देते थे, इधर जो भी था उसके पावर में डाल देते थे। लेकिन जब तुम रेट लॉ लिख रहे हो बेटा
तुम इसके पावर में डाल दो x और इसके पावर में डाल दो y। इस x और y का मतलब है हमें नहीं पता है कॉन्सेंट्रेशन डालने से क्या इम्पैक्ट आएगा रेट ऑफ अ रिएक्शन पे। आई होप स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज अ थियोरेटिकली एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म्ड वैल्यू। अब जब हम रेट ऑफ अ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो उसी वक्त हमारा एक और छोटा सा टॉपिक आ जाता है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। रेट लॉ हमने लिख लिया, समझ लिया। रेट लॉ के साथ साथ हमें पढ़ना है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। फिर इन दोनों के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल आएगा हम उसको एक साथ में करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो बेटा इफ़ यू वांट टू नोट डाउन प्लीज़ नोट डाउन, और फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू आर डन। अब मैं बात करती हूँ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के बारे में। इट इज़ अगेन वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन भी, बट हम एक बार उसको डिटेल में देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। रेट लॉ निकालना आपने सीख लिया। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मैं एक इक्वेशन कंसीडर करूँगी। कंसीडर अ रिएक्शन, मैं यहाँ पे भी एक रिएक्शन कंसीडर करूँगी। मेरा रिएक्शन है ए, वही सेम रिएक्शन जो मैंने जनरल वहाँ पे लिया था, और आगे जाके ये मुझे सी और यहाँ पे डी देने वाला है। अब जब मैं इसका रेट लॉ लिखूंगी, बेटा ऑर्डर निकालने से पहले, बिफोर फाइंडिंग आउट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन यू हैव टू राइट डाउन रेट लॉ। तो मैं क्या लिख रही हूँ, द रेट लॉ ऑफ above equation is, the rate law of above equation is r is equals to k, a के पावर में x और b के पावर में y, है ना बेटा। यही तो तुम्हारा रेट लॉ है। ये तुमने क्या लिख दिया, रेट लॉ लिख दिया उस इक्वेशन का। तो ऑर्डर क्या होता है बेटा, व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होगा बच्चा, a के पावर पे जो x है ना, मान के चलो a के पावर पे जो x है वो a का ऑर्डर है, b के पावर पे जो y है वो b का ऑर्डर है। और अगर हम देखें, लेट अस सी ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a इज नथिंग बट x, ऑर्डर ऑफ b, ऑर्डर ऑफ b इज नथिंग बट y, और फिर लास्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा इट विल बी नथिंग बट x प्लस वाई। मतलब अभी तुमको समझ में नहीं आया होगा कि ये x और y क्या है। बेटा x 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। यूजुअली इट इज़ लेस देन 3, हमेशा 3 से, तो दोनों का जो सम होता है वो 3 से कम ही होता है। बट इट कैन बी एनीथिंग, ऑर्डर कैन बी एनीथिंग 1 2 3 मैक्सिमम। तो अगर x 1 है और y 2 है, लेट, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2, तो तुम्हारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इट विल बिकम 1 प्लस 2 एंड दैट मीन्स 3। तो इस जो रिएक्शन का ऑर्डर है ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यूजुअली बेटा रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो हार्डली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ऐसे बहुत कम रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जिनका ऑर्डर 3 होता है। जैसे ही थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। नाउ स्टूडेंट वी विल टेक एन अनदर एग्जाम्पल। हम लिखते हैं एक न्यू वे, हमने ले लिया H2 प्लस I2, H2 प्लस I2, और ये मुझे आगे जाके दे रहा है 2HI। अब मुझे इसका ऑर्डर निकालना है बेटा। तो अगर रेट लॉ में जो x और y की वैल्यू होगी वही तुम्हारा ऑर्डर होता है। तो अब मैं रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या लिख दूंगी, k,
H2 और I2। अब इसके पावर में x और इसके पावर में y। तो तुम बोलोगे कि हमें x और y की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी? बेटा न्यूमेरिकल्स में दे आर गोइंग टू मेंशन ऑर्डर ऑफ, वो तुमको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ H2 इज 1, और यहाँ पे हम मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ I2 भी कितना है? 1 है। ऑर्डर ऑफ H2 1 है, ऑर्डर ऑफ I2 भी 1 है, तो राइट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो अब मैं क्या करूँगी? आई विल राइट डाउन K इज इक्वल्स टू H2I2 और इसके पावर में आ गया 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट x प्लस वाई। तो मेरा x भी 1 है, मेरा y भी 1 है, सो माई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बच्चा बट इट इज 2। स्टूडेंट यू माइट बी फीलिंग कि हम कैसे पता करेंगे अगर नहीं दिया होगा तो? लेट मी टेल यू, दिया ही होगा। दे विल गिव यू ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, और अगर ऑर्डर नहीं दिया तो वो रेट दे देगा, फिर उसके हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यूज़। इसके बेसिस पे हम 2 न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर के, इस लेक्चर के बाद ही देखने वाले हैं इन आर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। जैसे कि मैंने बोला है काइनेटिक्स में यू कैन नॉट स्किप न्यूमेरिकल्स एंड गो अहेड बिकॉज देर आर मैनी थिंग इन थियोरी दैट माइट कन्फ्यूज यू, बट बाय द टाइम जैसे ही तुम इसका न्यूमेरिकल कर लेते हो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। तो बेटा ये मैंने ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन लिख लिया। अब ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। देर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन 0 भी हो सकता है। ये स्टूडेंट्स आप सही समझ रहे हो, इट कैन बी 0। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मतलब 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, होल नंबर्स में भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो पहले मैं ये लिख रही हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इन डेसिमल्स, फ्रैक्शन, होल नंबर एक्सेट्रा। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन डेसिमल्स में भी हो सकता है। जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन आधा कम हो गया। आधा कम हो गया मतलब इट विल बी 0.5 और इट विल बी 1/2। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 होगा। It can be in decimals, it can be in fraction. I hope student you are understanding what I am trying to tell you. Right बच्चा? तो order of a reaction has to be in fraction, decimal और integer, कुछ भी हो सकता है, कोई compulsion नहीं है। Second चीज़ अगर हम बात करें, it is experimentally determined value. It is experimentally डिटरमाइंड वैल्यू। आप थियोरटिकली कोई तुमको बोले ऑर्डर देखो ये रिएक्शन का और पता कर लो, नहीं कर सकते हो बेटा। ऑर्डर को तुम देख के पता नहीं लगा सकते हो। थियोरटिकली कोई थियरी पढ़ के ऑर्डर नहीं बताया जा सकता। एक्सपेरिमेंट करने पे ही पता लगेगा कि क्या सीन है। तो ये जो है ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। अब थर्ड पॉइंट जो है, order is usually 1 और 2। ऑर्डर ज़्यादातर 1 और 2 होता है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस आर वेरी लेस इन नंबर। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बहुत बहुत कम है नंबर्स में, बहुत कम है बेटा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एग्जिस्ट बहुत रेयर करते हैं। ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और यू कैन ऑल्सो गेट 0 ऑर्डर रिएक्शन एज वेल। अब हम अपने चैप्टर में बेटा आगे जाके काइनेटिक्स में 0 ऑर्डर रिएक्शन की और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। 0 ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन आवर चैप्टर। अब बेटा आगे जाके देखो तुमको रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन से क्या पूछ सकता है।
कुछ ना पूछ के ये तुमको सीधा सीधा न्यूमेरिकल पूछेगा, या तो 2 मार्क्स का जो इतना सिंपल होता है कि आप बोलोगे इतना भी सिंपल, मतलब यू वोंट बिलीव, और एक थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है बट अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। तो हमारा जो दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए मैं तुमको क्योंकि एक छोटा सा ग्लिम्स देती हूँ कि व्हाट विल हैपन इन योर न्यूमेरिकल। जैसे कि देखो, इसने दिया है N2 + 3H2 विल गिव यू 2NH3, ऐसा तुमको दे दिया है उसने, ठीक है बेटा। बोलेगा N2 की वैल्यू 0.5 है और H2 की वैल्यू जो है वो 0.5, इसको भी ले लेते हैं। बोलेगा X 1 है और Y भी 1 है, तो निकालो रेट ऑफ अ रिएक्शन, निकालो रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये R की वैल्यू निकालने बोलेगा। अब क्या डिफ़िकल्ट है बेटा इसमें, या तो कभी वो कांस्टेंट निकालने बोलेगा, दोनों में से, या तो दे विल आस्क यू कांस्टेंट और या तो दे विल आस्क यू फॉर रेट ऑफ अ रिएक्शन। कांस्टेंट पूछेगा तो रेट ऑफ अ रिएक्शन दिया होगा, और रेट ऑफ अ रिएक्शन कांस्टेंट दे विल आस्क यू इन एनी वे, तो रेट ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं, समझ लो 0.25, और बोलते हैं के निकालने बोला। क्या करोगे, सबकी वैल्यूज़ को अपनी जगह पे पुट कर दोगे और सॉल्व करके आपको आपका न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स भी हैं इस चैप्टर में, और जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में रेट लॉ की बात करी है। रेट लॉ बताता है रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो वहाँ पे हमें पता लगा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगाया जा सकता है। What is order of a reaction? While writing down rate law, जब आप रेट लॉ लिखते हो तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन के जो भी रिएक्टेंट के पावर में होता है वही ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन होता है। तो आई विल राइट डाउन दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। While writing rate law, whatever is raised on reactant concentration, whatever is raised on reactant concentration power is called as order of reaction। जब आप रेट लॉ लिखते हो तो रिएक्टेंट के पावर पे जो वैल्यू होती है वही आपका ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन होता है। बहुत सिंपल, x और y की वैल्यू आपको दी जाएगी, और अगर नहीं दिया है तो फाइंड आउट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे दी जाएंगी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन एंड रेट लॉ कंप्लीट कर लिया है। आगे जाके हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, और कुछ डेरिवेशंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।